भैया अमेरिका जाने वाले हैं, यह जानकर मैं फूला ना समाया। भैया से भी ज़्यादा खुशी मुझे हुई थी। जानते हो क्यों? अब मुझे उनके पुराने कपड़े जूते नहीं पहनने पड़ेंगे। बस ये सोचकर ही मैं बेहद खुश था। आज तक मैं हमेशा उनके पुराने कपड़े, जूते, यहाँ तक कि किताबें भी इस्तेमाल करता आया था। बस एक दिवाली ही थी जब मुझे नए कपड़े मिलते थे। पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल कर कर के मैं ऊब गया था। माँ से हमेशा शिकायत करता था, माँ मैं क्या ज़िंदगी भर पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करूँ? बेटे, वो तुमसे 2 साल ही तो बड़ा है। तुम बेटे भी ना जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हो। तभी तो 1 साल में ही उसके कपड़े छोटे होते हैं। उसे नए सिलवा देती हूँ, लेकिन ये कपड़े मैं अच्छे से धोकर रखती हूँ। देखो ना, बिल्कुल नए जैसे दिखते हैं। तो क्या हर्ज है? जूतों का भी ऐसा ही है। अब किताबों का पूछोगे तो हर साल कहाँ सिलेबस बदलता है। उसकी किताबें भी तुम्हारे काम आ जाती हैं। देखो बेटे, बाइंडिंग करके अच्छा कवर लगा देती हूँ। तुम्हें क्यों फिजूल खर्च करना, मेरा अच्छा बेटा। तेरे लिए भी नई चीज़ें लाएंगे। माँ शहद में घुली मीठी जबान से समझाती थी और मैं चुप हो जाता था। मुझे कभी भी नई चीज़ें नहीं मिलती थी। स्कूल के पहले दिन दोस्तों की नई किताबें, यूनिफॉर्म, उनकी एक अलग ही गंध, इन सब से मैं प्रभावित होता था। साथ ही बहुत दुख होता था। क्या इस खुशी से मैं हमेशा के लिए वंचित रहूँगा? ऐसा सवाल मन में आता था। पुरानी किताबें इस्तेमाल करके मैं इतना ऊब गया था कि 10वीं कक्षा पास होने के बाद मैंने साइंस में एडमिशन लिया। भैया तब 12वीं कॉमर्स में थे। 11वीं कक्षा में मुझे पहली बार नई किताबें मिली। केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में मुझे चक्कर आने लगे, बदन पर धब्बे आने लगे। कुछ घर के उपाय करने के बाद पिताजी डॉक्टर के पास ले गए। अरे इसे तो केमिकल की एलर्जी है, केमिस्ट्री नहीं होगी इससे। इसका मतलब ये साइंस नहीं पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर के साथ इस बातचीत के बाद पिताजी सोच में पड़ गए। आर्ट्स का तो स्कोप नहीं। फिर क्या, मेरा भी एडमिशन कॉमर्स में कराया गया और फिर से मैं उसी स्थिति में आ गया। भैया की वही पुरानी किताबें, गाइड्स। घर में सबसे छोटा करने के लिए मैं मन ही मन मम्मी पापा को कोसता रहा। भैया ने बीकॉम के बाद एमबीए किया और मैं सीए करने में जुट गया। सोचा चलो पुरानी किताबों का झमेला तो ख़त्म होगा। एमबीए पूरा करने के बाद भैया कैंपस इंटरव्यू में एक विख्यात मल्टीनेशनल कंपनी में चुने गए। यही कंपनी उन्हें अमेरिका भेज रही थी। भैया भी ज़ोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए थे और मैं भी मदद कर रहा था। वे अमेरिका चले गए। समय के साथ मेरा भी सीए पूरा हुआ। इंटरव्यू कॉल्स आने लगे। माँ, इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं, सोचता हूँ कुछ नए कपड़े सिलवाऊँ। माँ ने भैया की अलमारी खोल कर दिखाई। देखो, भैया कितने सारे कपड़े छोड़ गया है, शायद तुम्हारे लिए ही है। नए ही दिख रहे हैं, सूट भी हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी अभी खरीदे हैं। फिर भी तुम्हें लगता हो तो लॉन्ड्री में दे देना। माँ क्या कह रही हैं मैं समझ गया। मैं पहले ही इंटरव्यू में पास हो गया। माँ खुश हुई और बोली, देखो भैया के कपड़े की वजह से पहले ही इंटरव्यू में तुम्हें नौकरी मिल गई। वो बड़ा खुश होगा। एक तो पुराने कपड़े पहनकर मैं ऊब गया था और माँ जले पर नमक छिड़क रही थी। क्या मेरी गुणवत्ता का कोई मोल नहीं? माँ का भैया की ओर झुकाव मुझे दिल ही दिल में खाए जा रहा था। पहली सैलरी में कुछ अच्छे कपड़े खरीदकर मैंने इस चक्रव्यूह को तोड़ा था। भैया के कपड़े मैंने अलमारी में लॉक कर डाले। मैं अपने लिए नई नई चीज़ें खरीदने लगा। भैया अमेरिका में सेटल हो गए। अब उन्हें शादी के लिए उच्च शिक्षित संपन्न रिश्ते आ रहे थे। भैया के कहे अनुसार हम लड़की देखने जा रहे थे। आखिरकार हमने भैया के लिए 4 लड़कियां चुनी। 1 महीने बाद भैया इंडिया लौटे। सब लड़कियों से मिले और कामिनी के साथ रिश्ता पक्का हो गया। कामिनी ने बीकॉम किया था। माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसके पिता जगत प्रसाद जी का मोटर पार्ट का कारखाना था। कामिनी सुंदर व सुशील थी। क्यों वीरू,
भाभी पसंद आई तुझे? भैया ने पूछा। क्यों नहीं, माधुरी दीक्षित भी मात खाएगी। इतनी सुंदर और शालीन मेरी भाभी है, ऐसी भाभी किसको अच्छी नहीं लगेगी। जोड़ी तो खूब जच रही है आपकी। जल्दी ही सगाई हुई और 2 हफ्ते बाद शादी की तारीख तय हुई। बाद में 1 महीने बाद दोनों अमेरिका जाने वाले थे। ये सब भैया ने ही तय किया था। दोनों साथ साथ घूमने लगे। सब खुशी में मशगूल थे। दोनों ओर शादी की शॉपिंग चल रही थी। चल वीरू, मेरे साथ शॉपिंग को, सूट लेना है मुझे। मैं? सूट तो आपको लेना है तो भाभी को लेकर जाओ ना। भाभी? ओह कामनी, ये क्या पुराने लोगों जैसा भाभी बुलाते हो? कामनी बुलाओ, इतना अच्छा नाम है। तो उन्हें बताइए मुझे विराट नाम से बुलाएं। ओफो, तुम दोनों भी ना, बताता हूँ उसे। लेकिन आज हम दोनों शॉपिंग करने जा रहे हैं, नो मोर डिस्कशन। हम शॉपिंग करने गए। उन्होंने मेरे लिए भी अपने जैसा सूट खरीदा। यह मेरे लिए सरप्राइज था। शादी के दिन पहनने की शेरवानी भी दोनों की एक जैसी थी। भैया, शादी तुम्हारी है, मेरे लिए इन सब की क्या ज़रूरत थी? अरे तेरी भी तो जल्दी शादी होगी, उस वक्त जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। लगता है जेब गरम है आपकी। हाँ भाई, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। कामिनी के लिए अमेरिकन डायमंड का सेट भी लेकर आया हूँ। मम्मी डैडी को भी शॉपिंग करवाने वाला हूँ। मेरे पुराने कपड़े तुझे पहनने पड़ते हैं, चल आज तुझे भी खुश कर देता हूँ। हमें कहाँ मालूम था कि ये खुशी 2 पल की ही है। भैया के लिए मेरे मन में कृतज्ञता थी। कितने बड़े दिल के हैं मेरे भैया। उन्हें पूरा सहकार्य देने का मैंने मन ही मन प्रण कर लिया। हम सब खुशी के 7वें आसमान पर थे। तब नियति हम पर हंस रही थी। शादी का नज़ारा तो पूछो ही मत। कामिनी 16 श्रृंगार करके मंडप में आई थी। सबकी नज़रें उस पर ही टिकी थी। लड़की वालों ने शादी में किसी बात की कमी नहीं की। हम सब खुशी की लहर पर सवार थे। ऐसे में बुआ ने माँ को सलाह दी, भाभी सम्राट के लिए कामनी तो ले आई, अब विराट के लिए दामिनी भी ले आओ। मैंने तय किया, अपनी पत्नी का नाम मैं दामिनी ही रखूँगा, कामनी की मैचिंग। शादी की रस्में चल रही थी। बीच बीच में दोनों की कानाफूसी भी चल रही। कामिनी की मुस्कुराहट देखकर लग रहा था मानो दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। कामिनी के आने से घर में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। बहुत ही कम समय में वो सारे घर में घुल मिल गई। शादी के बाद सब रस्में पूरी कर नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए बेंगलुरु रवाना हुआ। वे दोनों 1 हफ्ते बाद लौटने वाले थे। उसके 2 हफ्ते बाद वे अमेरिका जाने वाले थे। भैया ने ही ये सारा प्रोग्राम तय किया था। देखो ना, कितनी जल्दी दिल जीत लिया। 8 दिनों के लिए गई तो घर सूना सूना लग रहा है। हमेशा के लिए गई तो क्या हाल होगा। माँ ने फ़ोन पर भैया को कहा। उसके बाद 2 दिन दोनों लगातार फ़ोन पर संपर्क में थे। लेकिन फिर वो काला दिन आया। छुट्टी का दिन था, इसलिए मैं घर पर ही था। दोपहर 3 बजे मेरा मोबाइल बजा। हेलो, मैं कामनी। विराट, एक भयंकर घटना घटी है, वो रोते रोते बोल रही थी। घबराई लग रही थी। मैं भी सहम गया। भाभी शांत हो जाओ, रोना बंद करो। क्या हुआ, ठीक से बताओ। भैया कैसे हैं? आप कहाँ से बोल रही हो? सम्राट नहीं हैं। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। तनाव और डर से मैं अपना संयम खो बैठा और ज़ोर से चिल्लाया, नहीं है? मतलब हुआ क्या है? प्लीज़ जल्दी बताओ, मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है। पहले रोना बंद करो। अब तक कुछ विचित्र हुआ है, यह माँ बाबूजी के ध्यान में आ गया था। वे भी हक्के बक्के रह गए थे। सम्राट अमेरिका चले गए। कुछ भी क्या बोल रही हैं आप? आपको छोड़कर कैसे गए? और आपने उन्हें जाने कैसे दिया? सब डिटेल में बताओ। कुछ तो सॉल्यूशन निकालेंगे। हम सब तुम्हारे साथ हैं, चिंता मत करो। मगर हुआ क्या है, यह तो बताओ। खुद को संभालो और बताओ क्या हुआ। वह धीरज के साथ बोली। सम्राट सुबह 10 बजे कोडाईकनाल की टिकटें निकालने के लिए बाहर गए। 2 दिन उधर रहकर मुंबई वापस आने का प्लान था। अगर उन्हें आने में देर हुई तो खाना खाने को कह गए थे। मैंने 2 बजे तक उनका इंतज़ार किया।
उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। खाना खाने का सोच ही रही थी तो रूम बॉय एक लिफाफा लेकर आया। मुझे लगा बिल होगा। खोल कर देखा तो मैं अमेरिका जा रहा हूँ ऐसा चिट्ठी में लिखा था और सम्राट ने नीचे साइन किया था। मेरे ऊपर मानो आसमान टूट पड़ा। बेहोश होना ही बाकी था। जैसे तैसे हिम्मत जुटाई। बाद में देखा तो मेरे गहने भी नहीं थे जो रात को मैंने अलमारी में रखे थे। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। मैं बहुत असहाय हूँ। क्या करूँ? अभी पिताजी को भी नहीं बताया है। वो फिर से रोने लगी। मैं भी अंदर से पूरा हिल गया। खुद को संभाल कर उसे धीरज देना आवश्यक था। आपने अपने पिताजी को नहीं बताया, ये अच्छा किया। प्लीज़ रो मत। आप अकेली नहीं हो। आपके पिताजी को कैसे बताना है ये मैं देखता हूँ। बहुत कठिन परिस्थिति है लेकिन कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। आप होटल में ही रुको, कुछ खा लो। मैं सबसे बात करके उधर आपको लेने आता हूँ। आज रात नहीं तो सुबह तक हम लोग पहुँच जाएंगे। फ़ोन रखता हूँ। माँ बाबूजी को सारी कहानी सुनाई। बाबूजी बहुत शर्मिंदा थे। माँ तो फूट फूट कर रोने लगी। माँ, बाबूजी, भाभी जी के पिता को कुछ नहीं मालूम। उन्हें बताना चाहिए। मैं खुद जाकर बताता हूँ। मैं भी आता हूँ। नहीं बाबूजी, माँ भी आने की स्थिति में नहीं है। उन्हें अकेला भी छोड़ना ठीक नहीं। मैं अकेले ही हो आता हूँ। कठिन लग रहा है लेकिन ये घड़ी मुझे संभालनी ही होगी। मैं दबे पांव भाभी के घर गया। फिर मैंने उन्हें सारी हकीकत बयान की। वे क्रोध से लाल हो गए। क्रोध से उनका शरीर कांप रहा था। उन्हें मैंने भी गहनों के बारे में कुछ नहीं बताया। हरामखोर, मेरी इकलौती बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। सामने होता तो गोली से उड़ा देता। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। उनको संभालने के लिए कामनी की माँ आगे आई। आप शांत हो जाइए। ये लीजिए, पानी पीजिए। संकट की घड़ी है। हमें पहले कामनी को संभालना चाहिए। ये कैसा पहाड़ टूट पड़ा मेरी बेटी पर। है कहाँ वो? वे बेंगलुरु के होटल में हैं। मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। नहीं, हम दोनों उसे लेकर आते हैं। कामनी से एक बार बात कर लेते हैं। मैंने भाभी के मोबाइल पर फ़ोन लगाया। कामनी बेटा रो मत, धीरज रख। देख, मैं उसके साथ ऐसा खेल खेलूँगा कि उसे फूट फूट कर रोना पड़ेगा। हम दोनों आ रहे हैं तुझे लेने। आखिरी फ्लाइट से निकलते हैं, तब तक तू अपना ध्यान रख। कामनी के पिताजी बोले। क्रोध की जगह करुणा ने ले ली। कामनी की माँ भी व्याकुल थी लेकिन झूठ मूठ का धीरज दे रही थी। मेरी माँ ने तो बिस्तर पकड़ लिया था। उनके आंसू थम नहीं रहे थे। सबको इतने बड़े दुख में धकेलने वाले निर्दयी भैया से मुझे घृणा आने लगी। कामनी भाभी को लेकर हम अपने घर पहुँचे। कामनी, ये क्या हुआ बेटा? यह बोलकर माँ बेहोश हो गई। बाबूजी शर्मिंदा होकर उनके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। हम आपके कसूरवार हैं। ऐसा कुलच्छड़ी बेटा जना, मुझे शर्म आती है। कामनी के पापा अब तक शांत हो गए थे। कामनी की माँ और कामनी मेरी माँ को समझा रहे थे। हम सबको ये दुख भोगना था शायद, लेकिन आप खुद को कसूरवार ना समझें। मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा और सजा दूंगा। विराट, उससे अमेरिका में संपर्क करने का कोई रास्ता है क्या? हाँ पापा, भैया का ऑफिस का नंबर तो नहीं है पर जहाँ रहता है वहाँ का नंबर ट्रेस करता हूँ। फ़ोन लगाया तो पता चला भैया 3 महीने पहले ही अपार्टमेंट छोड़ चुके थे। हरामखोर पहले से ही प्लान कर चुका था। उसने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नया बिजनेस शुरू करने के बहाने मेरे पास से 5 लाख रुपए ले गया था। हाँ, मुझे भी यही कारण बताकर पैसे मांगे। मैंने पीएफ से 2 लाख रुपए निकाल कर दिए। भाभी के गहने भी गायब हुए हैं, मैंने बताया। नीच, अमानुष। अब मैं ये हकीकत अखबार में छपवाने वाला हूँ। अमेरिका में मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, उनको भी खबर दूंगा। सब जगह उसकी बदनामी करूँगा। अब बदनामी होगी, इस कारण बाबूजी डर गए। देखिए, हमारे बेटे से अक्षम्य अपराध हुआ है, लेकिन जरा धीरज से काम लीजिए। ऐसी घड़ी में सोच विचार करके निर्णय लीजिए। आप देख ही रहे हो हालात कितने नाजुक हैं और कामनी के भविष्य की दृष्टि से भी सोचना चाहिए। बस 1 हफ्ते का समय दीजिए हमें। देखते हैं कुछ हल निकलता है क्या। नहीं तो मान हानि सहने के सिवा और कोई चारा नहीं।
वे एक हफ्ता रुकने को राजी हो गए। बड़ी कृपा हुई थी हम पर। खुशी की तरंगों पर तैरने वाले हम आज दुख के सागर में डूब चुके थे। केवल भैया की इस घिनौनी हरकत की वजह से फूल जैसी कामनी भाभी मुरझाकर सांवली पड़ गई थी। उसने जैसे ना बोलने का प्रण लिया था। हम दोनों सहारा बने, इसलिए माँ थोड़ी संभल गई, वरना उनके लिए ये सदमा असहनीय था। कलमुहा बच्ची की जिंदगी की होली कर डाली। सही कहती हो आप, हम उसके अपराधी हैं। कभी ना भरने वाला जख्म है ये। माँ पापा खुद को कोस रहे थे। कामिनी माँ से मिलकर अपने माता पिता के साथ मायके चली गई। हम तीनों भैया से संपर्क करने की असफल कोशिश करते रहे। पिताजी चिंता में घुले जा रहे थे। एक दिन मैं ऑफिस से आया तो माँ बाबूजी अभी अभी कामनी के घर से लौटे थे। बाबूजी, उन्होंने बुलाया था क्या? सब कुछ ठीक है ना? हाँ विराट, तुम अभी अभी आए हो ना? हाथ पांव धो लो, मैं चाय बनाती हूँ, कुछ खा भी लो। मुझे माँ का यह बर्ताव अजीब लगा। चाय नाश्ता हो गया। हम तीनों वहीं बैठे बातें कर रहे थे। माँ मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, ऐसा मैंने महसूस किया। वे बहुत टेंशन में लग रही थी। माँ, क्या हुआ? कुछ कहना है क्या? टेंशन में लग रही हो? बताओ अभी, क्यों टेंशन बढ़ा रही हो? विराट, देखो, हमें ऐसा लगता है, इसलिए सुझाव दे रही हूँ, लेकिन सोच कर ही बताना। क्या सोचना है? क्या सुझाव दे रही हैं आप? और ऐसे हकला कर क्यों बोल रही हो? आखिरकार बाबूजी ने बड़ी हिम्मत कर बोल ही दिया। बेटा, हमें लगता है कि तुम कामनी को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो। ऐसा लगा मानो सारे बदन में बिजली दौड़ गई। मैं जोर से चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? भाभी और पत्नी? नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। आप मुझे ऐसा सुझाव कैसे दे सकते हो? बेटे, ये कहते हुए हमें भी अच्छा नहीं लग रहा। हम जानते हैं कि तुम्हारे भी अपने वैवाहिक जीवन के कुछ सपने होंगे। तुम अच्छे पढ़े लिखे हो, अच्छी तनख्वाह मिलती है, तुम्हें अच्छी लड़की मिल सकती है, लेकिन हमें कामनी के बारे में भी तो सोचना चाहिए। उसकी कोई गलती ना होते हुए भी उसकी ज़िंदगी यूं बर्बाद हो गई और हमें ये देखना पड़ रहा है। अनजाने में हम ही इसके जिम्मेदार हैं ना। माँ फिर से सिसक सिसक कर रोने लगी। माँ, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। यही बोलने के लिए आप उनके यहाँ हो आए? क्या कहा उन्होंने? हमने बात की उनसे, कुछ कहा नहीं उन्होंने। उन्हें भी वक्त चाहिए, फ़ोन करेंगे वे। तुम्हारा कहना क्या है, ये पूछने को कहा है। मेरे पांव तले ज़मीन खिसक रही थी। जेहन ने काम करना बंद कर दिया था। मैं ज़रा घूम कर आता हूँ। इस वक्त? हाँ, दूर बगीचे तक घूम कर आया, तब कहीं थोड़ा सुकून महसूस हुआ। मेरे लौटने तक माँ बाबूजी चिंता कर रहे थे। खाना गले के नीचे नहीं उतर रहा था। उठकर बिस्तर पर लेटा। नींद आने का सवाल ही नहीं था। मेरी वैवाहिक जिंदगी शुरू होते ही ख़त्म होने वाली थी। भैया के पुराने कपड़े, किताबें इस्तेमाल करने वाला मैं अब उनकी त्यागी पत्नी? नहीं, ये नहीं हो सकता। इस प्रस्ताव को नकारना चाहिए। मैं बहुत बेचैन था, लेकिन आंखों के सामने आंसू निगलती माँ, शर्मिंदा बाबूजी, क्रोधित कामिनी के पिता, उनको संभालने की कोशिश करती हुई कामिनी की माँ, और जिंदगी के वीरान रेगिस्तान की बालू की तरह शुष्क कामिनी दिखने लगी। इन सब की नज़रें बड़ी आशा से मुझे देख रही हैं, ऐसा लगने लगा। फिर से एक बार मेरे नसीब में उतरन ही आई थी। इस कल्पना से दिल जख्मी हो रहा था। ऐसी स्थिति में मुझे बचपन की एक घटना याद आई। भैया की ड्राइंग अच्छी थी, वे बहुत अच्छे चित्र बनाते थे और पूरे होने के बाद दोस्तों को दिखाने चले जाते। सारा सामान वैसे ही रखते थे। घर साफ होना चाहिए, इस पर बाबूजी का ध्यान रहता था। फिर माँ मुझे मनाती थी, विराट, ये सामान जरा उठा के रख दे बेटे, वो देखेंगे तो बिगड़ेंगे। मैंने लड्डू बनाए हैं, मैं लाती हूँ तेरे लिए। माँ, भैया अपना सामान क्यों खुद नहीं रखते? लड्डू का लालच देकर आप मुझे से काम करवाती हो। भैया बिगाड़ेंगे और मैं संवारूंगा। यह आलिखित नियम बनाया है क्या आपने? माँ का यह आलिखित नियम मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा था।
जिंदगी के इस मोड़ पर उनके किए अक्षम्य अपराध को मुझे ही सही करना था। मुझे ही अब कामनी से शादी करनी थी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मेरा बड़ा भाई है, इसलिए। लेकिन अब बस बहुत हो गया। भैया के लिए अब इस घर के और दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होंगे। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।